इस वीडियो में हम देखेंगे सिस्क और रिस्क। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम में एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखते हैं इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स। सिस्क का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, तो देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस टिपिकली फ्रॉम 100 to 250 इंस्ट्रक्शंस। सिस्क जो है हमें लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सम इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म स्पेशलाइज टास्क एंड आर यूज इनफ्रिक्वेंट। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये इनफ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, यानी लगातार यूज़ नहीं होते इसके लिए, क्योंकि ये स्पेशल टास्क है ना इसके लिए। अ लार्ज वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड्स टिपिकली फ्रॉम 5 to 20 डिफरेंट मोड्स। यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शंस जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर उसके एड्रेसिंग मोड जो है वो भी ज़्यादा होके हमने टोटल कितने 10 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स पढ़े थे और इसके अंदर जो है 5 से 20 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स हैं। फोर्थ, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। और यहाँ पे जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है उसकी लेंथ वेरिएबल होती है। इंस्ट्रक्शन दैट मैनिपुलेट ऑपरेंड इन मेमोरी। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके हम मेमोरी के अंदर जो ऑपरेंड है उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो ये थे सिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं रिस्क पे। रिस्क क्या है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये ऑलरेडी हमने एक फॉर्मेट में पढ़ा था, रिस्क इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वही है बस। अब यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं फ्यू इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर जो है फ्यू इंस्ट्रक्शंस हो गए, क्योंकि देखो नाम में ही लिखा है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, यानी कम इंस्ट्रक्शंस हो गए, तो फिर उसके एड्रेसिंग मोड भी कम हो गए। थर्ड है मेमोरी एक्सेस लिमिटेड टू लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये पॉइंट हमने इस इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि जो भी लोड और स्टोर का इंस्ट्रक्शंस है उसके अंदर कुछ लिमिटेशन है कि आप एक ही रजिस्टर यूज़ कर सकते हो और एक ही मेमोरी ऑपरेंड जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो सेम वही पॉइंट लिखा गया है लिमिटेशन वाला। ऑल द ऑपरेशंस डन विद इन द रजिस्टर्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के रजिस्टर्स का यूज़ करके हम सभी ऑपरेशंस इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखो इसके अंदर हर एक के अंदर हमने रजिस्टर्स जो है यूज़ किए, मतलब जो भी सभी ऑपरेशंस हो गए उसके अंदर हमें रजिस्टर्स यूज़ करने होंगे। और फिक्स्ड लेंथ, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस हो गए वो फिक्स लेंथ के हो गए और इसी वजह से उन्हें डिकोड करना आसान हो जाएगा क्योंकि फिक्स लेंथ है। फिर है सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। और ये इसके जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सिंगल साइकिल में ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे, यानी जो भी इसका एग्जीक्यूशन है वो फास्टर होगा। फिर है हार्ड वायर्ड रेदर देन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। रिस्क जो है वो हार्ड वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है। और रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन द प्रोसेसर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हम रजिस्टर्स देखो कितने सारे यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर रजिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा नंबर में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट का रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर इन द प्रोसेसर यूनिट। यूज़ ऑफ ओवरलैप्ड रजिस्टर विंडोज टू स्पीड अप द प्रोसीजर कॉल एंड रिटर्न। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे ओवरलैप्ड रजिस्टर का पूरा कॉन्सेप्ट है वो। और इसके अंदर क्या होगा, जो भी हमारी कॉल और रिटर्न की प्रोसीजर है वो फास्ट हो जाएगी। एफिशिएंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। ठीक है, पाइपलाइनिंग का हमारा पूरा चैप्टर है और इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन की पाइपलाइनिंग होती है वो भी एफिशिएंट हो जाएगी यूजिंग रिस्क। कंपाइलर सपोर्ट फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन। रिस्क के अंदर जो है हमारा कंपाइलर वो एफिशिएंट ट्रांसलेशन करता है हाई लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो ये थे रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आते हैं ओवरलैप विंडो पे। ओवरलैप रजिस्टर विंडो, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A characteristics of some RISC processor is their use of overlap register windows to provide the passing of parameters। ठीक है, ये जो RISC की कैरेक्टरिस्टिक्स है ओवरलैप रजिस्टर विंडोज, इसका मेन यूज़ क्या है? जो भी पैरामीटर्स हैं उन्हें पास करना एंड अवॉइड द नीड फॉर सेविंग एंड रिस्टोरिंग द रजिस्टर वैल्यू। और जो भी
रजिस्टर का कंटेंट है उसे स्टोर या फिर रीस्टोर नहीं करना होता है, यानी इसके अंदर आपको जो भी रजिस्टर की वैल्यूज़ है उन्हें सेव या फिर रीस्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है इन द ओवरलैप रजिस्टर विंडो। आप बिना इनके पैरामीटर्स को पास कर सकते हो। ईच प्रोसीजर कॉल रिजल्ट इन द एलोकेशन ऑफ अ न्यू विंडो। अगर कोई भी आप अगर न्यू प्रोसीजर क्रिएट करते हो तो उसका एक न्यू विंडो क्रिएट होगा कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ रजिस्टर फ्रॉम द रजिस्टर फाइल फॉर यूज बाय द न्यू प्रोसीजर। और ये जो भी आपने न्यू विंडो क्रिएट किया है उसके अंदर सेट ऑफ रजिस्टर्स हो गए जिसके अंदर आपका जो भी पैरामीटर है वो स्टोर करके आगे पास करने के लिए यूज़ करोगे। तो इससे पहले हम डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे R0 से R9 जो है वो कॉमन या फिर कह सकते हो ग्लोबल रजिस्टर है जो हर एक प्रोसीजर के अंदर कॉमन रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसीजर ए के रजिस्टर्स देखते हैं। तो इसके अंदर प्रोसीजर ए के लोकल रजिस्टर कितने हैं 16 से 25, यानी रजिस्टर 16 से लेकर रजिस्टर 25 जो है वो प्रोसीजर ए के लोकल रजिस्टर्स हैं। और यहाँ पे कुछ रजिस्टर है 10 से लेके 15, वो ए और डी प्रोसेस आएगी, यहाँ पर प्रोसीजर आएगी उसके अंदर कॉमन हो गए, ठीक है। सेम बी के अंदर भी वही चीज़ है। यहाँ पे देखो 26 से 31 जो है वो ए और बी के अंदर कॉमन है, और बी के जो है 32 से 41 रजिस्टर्स वो लोकल है। सेम सी के लिए भी वही होगा, बी और सी के लिए बीच में 5 ये कॉमन रजिस्टर्स लिए 42 से 47, और सी के 10 कॉमन लोकल रजिस्टर्स है 48 से 57। सेम डी के लिए भी, ठीक है। यहाँ पर डी के भी 10 लोकल रजिस्टर है 64 से 73, और यहाँ पर 5 कॉमन है सी और डी के बीच में, और कुछ के और ये जो 10 से 15 कॉमन थे ए और डी में, वही सेम यहाँ पर डी और ए में कॉमन लिखे गए। अब यहाँ पे अगर आपको एक पैरामीटर पास करना है, मान लो कि ए में से आपको बी को कुछ पैरामीटर पास करना है, तो आप ये पैरामीटर कहाँ पर स्टोर करोगे, यहाँ पर 26 से 31 के बीच में। फिर यहाँ पर से जो भी पैरामीटर है वो बी को पास कर दिया जाएगा, ओके। फिर अगर बी और सी को अगर बी से आपको सी को पैरामीटर पास करना है तो आप क्या करोगे, बी में से पैरामीटर लेके ये कॉमन रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दो और फिर सी उसे कलेक्ट कर लेगा, और जिससे उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो वापस यहाँ पर ए और बी को प्रोवाइड कर देगा जो भी उसके पैरामीटर्स थे वो, ठीक है। यहाँ पे विंडोज़ फॉर एडजेसेंट प्रोसीजर्स हैव ओवरलैपिंग रजिस्टर दैट आर शेयर्ड टू प्रोवाइड द पासिंग ऑफ पैरामीटर एंड रिजल्ट। यानी जो भी हमारी विंडोज़ है उनका ओवरलैपिंग रजिस्टर्स है, उनका यूज़ हम पैरामीटर्स को पास करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट प्रोसीजर ए कॉल्स अ प्रोसीजर बी, और यहाँ पे 31 से 26 वाले हमारे कॉमन रजिस्टर्स हैं, एंड देयरफॉर प्रोसीजर ए स्टोर्स द पैरामीटर ऑफ फॉर प्रोसीजर बी इन दिस रजिस्टर। वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 26 से 31 जो है ये हमारे कॉमन पैरामीटर्स है, इसके अंदर हम जो भी हमारा पैरामीटर है वो पुट करके फिर बी को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। प्रोसीजर बी यूजेस लोकल रजिस्टर 32 से 41 फॉर लोकल वेरिएबल स्टोरेज। इफ प्रोसीजर बी कॉल्स प्रोसीजर सी इट विल पास द पैरामीटर थ्रू 42 टू 47। अब ये 42 से 47 जो है ये बी और सी के बीच में कॉमन है, ओके। तो यहाँ पे पुट कर देगा बी और यहाँ से फिर ये सी उसे यूज़ कर लेगा। When B is ready to return at the end of computation, the program stores the result of the computation in 26 to 31 transfer back to the register window of procedure A। यानी जब भी इसका कैलकुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो 26 से 31 के बीच में जो कॉमन था उसको वापस रिटर्न कर देगा। नोट दैट द रजिस्टर R10 through R15 are common to procedure A and D because the four windows have a circular organization with A being the adjacent to D। और ये जो कॉमन है ना 10 से 15 दोनों में, ये आपस में सर्कुलर फॉर्म में
जॉइंट है, क्यों? क्योंकि ये एक सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए। ओके, और नहीं, ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है।